हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं इस वीडियो में आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है हमारा उसका 5th लेक्चर मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज हम पढ़ेंगे 5th लेक्चर इसके बारे में। जो भी टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर किए थे उनमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को कवर कर लिया था। उसके अलावा हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट किया था। एंड देन हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हमारे ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ तक सब कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम आगे कवर करेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्लास्टिड से लेकर के आगे साइटोस्केलेटन एट्सेट्रा सब कुछ चीज़ें हम आज कवर करेंगे। एंड बिकॉज़ ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये पूरे लेक्चर लेने होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पर आपको इसके सारे लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन सी फ्रॉम देयर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये सब पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। आई टोल्ड यू कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सॉसेज शेप की एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। एंड अगर आपको इसको स्टेन करना होता है तो आप इसके लिए एक वाइटल स्टेन यूज़ करते हो, दैट इज़ योर जेनस ग्रीन, राइट। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात की थी कि दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। अब अगर इसको डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करती है दैट इज़ योर बाइनरी फिजन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ईटीएस रन करता है। और ईटीएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ नोन एज सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट अगर हम ग्लूकोज को यूज़ ना करके कोई और सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं, कोई और मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं NADPH2 को, हम यूज़ करते हैं FADH2 को। NADPH2 को यूज़ करके हम लेते हैं 3 ATP, FADH2 को यूज़ करके लेते हैं 2 ATP। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि जितने भी रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम बात करें एक एक्सेप्शन की, विच इज़ योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब आप मेरे साथ क्रैब साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, बट दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, दिस इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने कहा था कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है इसकी इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं और ये इनफोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टे। इन इनफोल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रन करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 जो हम पढ़ेंगे ईटीएस के अंदर, और जिसकी वजह से सारे एंजाइम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं। क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होंगे वो सारे मैट्रिक्स के अंदर होंगे, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन, दैट इज़ योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम ऐसा एक्सेप्शन में आता है जिसके पास जिसकी जो प्रेजेंस होती है दैट इज़ नॉट इन द मैट्रिक्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑन द इनर फोल्डिंग्स, यानी कि ये आपका प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर? हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसके मेन डीएनए के जो मेन डीएनए होता है वो इसको कंट्रोल करने के अलावा इसका खुद का डीएनए भी इसको कंट्रोल करता है, एंड दैट डीएनए इज़ रिच इन जीसी। देखो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का मेन जीनोम होता है वो AT रिच होता है, यानी उसमें एडेनिन ज़्यादा होता है, उसमें थाइमिन ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है दैट इज़ रिच इन जीसी कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट थे स्टार्टिंग में, उनके अंदर भी जो डीएनए होता है दैट इज़ ऑल्सो जीसी रिच। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो हमारे पास कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की तरह बिहेव करती है। इसके लिए एक थ्योरी भी दी थी जिसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी, बट ऐसा माना जाता है कि इसका जो डीएनए कंटेंट है दैट इज़ ऑल्सो रिच इन जीसी, एंड इसके पास जो डीएनए है वो भी डबल स्टैंडर्ड है, एंड हमारा जो मेन डीएनए होता है वो लीनियर होता है, बट इसका जो डीएनए होता है दैट इज़ सर्कुलर, एंड प्रोकैरियोटिक का डीएनए भी सर्कुलर होता है। हमारा यूकैरियोट के अंदर जो सेल होती है उसका जो डीएनए होता है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें इसको थोड़ा सा यूनिक बना देती हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज की ऑर्गेनेल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्लास्टिड। तो चलिए प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, प्लास्टिड के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कि प्लास्टिड जो हैं, द प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल्स के अंदर ये नहीं होते हैं। दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अगेन ये क्या है, ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंड ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, वाया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू ही ये भी डिवाइड करते हैं। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। पहले बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। देखो ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास कलर नहीं होता, तो ये वाइट कलर का होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कलरलेस है। एंड ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज के लिए। एंड किस चीज़ की स्टोरेज करता है, देखो ये जिस चीज़ की स्टोरेज करता है उसी के बेस पे इसका नाम रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ स्टोरिंग स्टार्च, अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहा है तब हम इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्लियर। अगर ये फैट्स या फिर ऑयल को स्टोर कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। जैसे कि कैस्टर के सीड्स, उनके अंदर क्या होता है, फैट स्टोर रहता है, और हम उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। उसके अलावा प्रोटीन को जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। हमने एक डायग्राम देखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास का जो चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसके अंदर एल्यूरोन लेयर का एक मोनोकोट सीड बना हुआ है। या फिर आप 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख सकते हो चैप्टर, उसके अंदर भी मोनोकोट सीड की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो वहाँ पर एक एल्यूरोन लेयर दिखा रखी है। वो एल्यूरोन लेयर का काम क्या है, वो एल्यूरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, प्लास्टिड जो है, पहले प्लास्टिड की कैटेगरी की अगर बात करें तो प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं बच्चों, प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हमने बात की ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई पूछे स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करता है, तो स्टार्च को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट बन गया। फैट या ऑयल को स्टोर करता है तो इलायोप्लास्ट बन गया। प्रोटीन को स्टोर करता है तो एल्यूरोप्लास्ट बन गया। एल्यूरोन लेयर आपके पास एग्जाम्पल है मोनोकोट सीड में इसका। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड। वो वाइट था, कलरलेस था, ये कलर्ड होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये क्या रखता है, कंटेन फैट सॉल्युबल पिगमेंट, यानी कि इसके पास ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है, और यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, मतलब यहीं पर सारी की सारी फोटोसिंथेसिस होनी है। तो बच्चों मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। देखो आप कोई भी मान लीजिए घर में कोई वेजिटेबल लेके आते हो, सपोज़ कर लेते हैं, चलो चिली सपोज कर लेते हैं। तो जब हम चिली घर में लेकर के आते हैं तो दैट विल बी ग्रीन इन कलर, राइट। स्टार्टिंग में वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो अगर जब वो ग्रीन कलर की है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वही इसके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट मान लो आपने उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया, तो वो जो ग्रीन चिली होती है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है रेड कलर में,
यानी कि अब उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं और क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, राइट। बट क्या आपने कभी रेड चिली को वापस ग्रीन होते हुए देखा है? नहीं। इसका मतलब chloroplast can be converted into chromoplast, but chromoplast cannot be converted into chloroplast, ये बात याद रखना। तो पहले होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है क्रोमोप्लास्ट। आपने आलू लिया होगा, कभी आलू देखा होगा, तो आलू अंदर से वाइट होता है, इसका मतलब वो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर स्टोरेज के लिए, है ना, बट उसके अंदर स्टार्च स्टोर है। बट धीरे धीरे अगर आप उसको रखते हो तो आप देखोगे कि वो ग्रीनिश कलर में आने लग जाता है। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है, या फिर अगर वो डार्क ब्राउन होने लग जाता है तो वो क्रोमोप्लास्ट में जा सकता है। बट कभी भी क्लोरोप्लास्ट से चीज़ें वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे क्या होना है, यहीं पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूनिट मानी जाती है। ये पूरा का पूरा लीफ के अंदर होगा। क्लियर? तो देखो, इसके बारे में वैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी के लिए समझो कि ऐसी स्ट्रक्चर है इसके। हमने कहा कि डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये डबल मेम्ब्रेन है। देखो, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ये जो ब्लूइश कलर में है, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रेजेंट है। पोरिन्स का क्या मतलब होता है? पोर्स प्रेजेंट है कहाँ पर? आउटर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स एब्सेंट है, पोरिन्स नहीं होते हैं, पोर्स नहीं होते हैं। जैसे वहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, सेम दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, जो थाइलाकोइड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। थाइलाकोइड्स आर अरेंज लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर द थाइलाकोइड्स। और इसके बीच में जो ये भरा हुआ है, दिस इज़ द मैट्रिक्स। लेकिन इसके मैट्रिक्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। याद रखना, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। 3 चीज़ें हुई, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक स्ट्रोमा है। क्लियर? इस स्ट्रोमा में ही होगी डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले समझो कि आउटर मेम्ब्रेन थी जिसपे प्रेजेंट थे पोर्स, फिर इनर मेम्ब्रेन आई जिसपे पोर्स हैं एब्सेंट। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिर इसके अंदर गए हम। इसके अंदर जब हम गए तो हमने देखा कि यहाँ पे भरा हुआ है मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ना बोल के हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट हैं छोटे छोटे गोल्ड स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलेंगे थाइलाकोइड्स। एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड भी डबल मेम्ब्रेन होता है और ये लाइट रिएक्शन जो है यहीं पर होती है। मैंने कहा कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और थाइलाकोइड में लाइट रिएक्शन होती है। क्लियर? देखिए, अब अगर एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरे थाइलाकोइड को रख दिया जाए इस तरीके से, जैसे मान लो सिक्का है एक, है ना, कॉइन्स हैं, एक कॉइन को आप थाइलाकोइड की तरह ट्रीट कर रहे हो, एंड आपने क्या किया, पाइल अप कर दिया कॉइन को बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक कॉइन को आपने दूसरे के ऊपर रख दिया, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? ग्रैनम। सिंगुलर स्ट्रक्चर को आप बोलोगे ग्रैनम। मान लो ये पूरी स्ट्रक्चर एक ग्रैनम है, इसको बोल दिया, सबको मिला के बोलोगे ग्रैना। तो 2 बातें याद रखना, सिंगुलर के लिए होगा ग्रैनम, और जब आप बहुत सारे के लिए बोल रहे हो तो बोलोगे ग्रैनम। क्लियर? कई बार क्या होता है कि इनमें से बहुत सारे थाइलाकोइड थोड़े फ्लैट हो जाते हैं और 2 ग्रैना से अटैच हो जाते हैं, तो ये दोनों ग्रैना से अटैच हो गए। जैसे कि मान लो ये एक थाइलाकोइड था और ये थाइलाकोइड एक इलोंगेटेड कवर हो गया और इसको हमने बोलना शुरू कर दिया। अब है तो ये थाइलाकोइड, लेकिन जो इसका पोर्शन स्ट्रोमा की तरफ फेस कर गया उसको हमने बोला स्ट्रोमा लैमेले। दिस इज स्ट्रोमा लैमेले। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे राइबोसोम मिलेंगे। ये राइबोसोम कैसे होंगे? 70S राइबोसोम होंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। प्रोकैरियोट की तरह ही प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा विच इज़ ऑल्सो विदाउट हिस्टोन एंड जीसी कंटेंट रिच होगा, इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में, हम इसको समझते हैं। ओके, यहाँ पे समझते हैं ना। देखो, मैंने आपको जो अब तक बताया उसमें कुछ इस तरीके से बताया कि एक तो आउटर मेम्ब्रेन थी, है ना। इस आउटर मेम्ब्रेन को हमने कहा कि इसके अंदर पोरिन्स बहुत ज़्यादा है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर एक और इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इस इनर मेम्ब्रेन में कोई इनफोल्डिंग नहीं थी, कोई क्रिस्टे नहीं थे। इसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है आपके पास स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, इसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ पर एक कॉइन्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये रही कॉइन्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये कॉइन जैसी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है ऐसे, ठीक है। इस कॉइन जैसी एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हो थाइलाकोइड, और जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्रैनम, सिंगुलर के लिए ग्रैनम। और अगर मान लो मैंने और भी ग्रैनम बना दिए इस तरीके से, तो ये क्या हो गए, सारे मिलके बोलेंगे, सबको मिलके बोलेंगे ग्रैना। क्लियर। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ थाइलाकोइड इलोंगेट हो जाते हैं, ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं, और वो दूसरे ग्रैना का पार्ट भी बन जाते हैं। तो हम इसको बोलना शुरू कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन बीच का आया, इस पोर्शन को हम बोलने लग जाते हैं स्ट्रोमा लैमेले, बिकॉज इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये स्ट्रोमा है, दिस इज़ योर स्ट्रोमा, एंड ये जो है थाइलाकोइड है, दिस इज़ योर थाइलाकोइड, ठीक है। हमने कहा कि स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन, एंड या स्ट्रोमा लैमेले में भी बोल सकते हो। थाइलाकोइड में चलती है लाइट रिएक्शन, इसमें चलती है लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। अगर मैं बोलूँ लाइट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को रिक्वायर्ड है किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायर्ड लाइट, इसको लाइट चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ में ही डार्क रिएक्शन को क्या कर दिया गया, रख दिया गया। लेकिन लाइट रिएक्शन को लाइट रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये बनाती है ATP और NADPH2। क्लियर। लेकिन इस चीज़ को, ये जो प्रोडक्ट बने हैं, इसको यूज़ कौन कर लेता है, इसको यूज़ कर लेती है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन इसको यूज़ करके क्या बनाती है, इसको यूज़ करके डार्क रिएक्शन बनाती है ग्लूकोज, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो इसका मतलब अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवानी है तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का होना ज़रूरी है। और लाइट और डार्क रिएक्शन कहाँ रन हो रही है, लाइट और डार्क रिएक्शन रन हो रही है इनमें। ये जो आपके पास क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, थाइलाकोइड की स्ट्रक्चर है। इनमें पिगमेंट सिस्टम रन होते हैं जिसके थ्रू लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि ये एक थाइलाकोइड है और इसके नीचे जस्ट नीचे एक और थाइलाकोइड है, इसके नीचे एक और जस्ट थाइलाकोइड है, ठीक है, इस तरीके से थाइलाकोइड है, तो एक पूरा ग्रेना बन गया। अब ग्रेना में क्या है, बेसिकली आप ऐसे पोर्शन देखोगे, कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो दबे हुए नहीं हैं और कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो दबे हुए हैं। सपोज़ कर लो मैंने बहुत सारी जो रोटियां होती हैं उनको क्या कर दिया, बैक टू बैक एक दूसरे के ऊपर रख दिया और ऊपर से डाल दिया मैंने उन पर घी, तो होगा क्या, देखो जो आपके पास चपाती है वो यहाँ पे इस पोर्शन पे जब आपने घी डाला तो वो इस पोर्शन से नीचे की तरफ जाएगा, है ना, यानी ऊपर वाले में आपने डाला और वो नीचे की तरफ जाएगा, वो इस वाले पोर्शन पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये दबा हुआ है। इस दबे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं एप्रेस्ड पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पोर्शन। और जो पोर्शन दबा हुआ नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। मैंने आपको ये बहुत डिटेल में करवा दिया है, इतना डिटेल में आपके NCERT में इसको नहीं दिया गया है, यहाँ पे इसको फोटोसिंथेसिस में दिया गया है, तो मैंने अभी के लिए आपको ये कंप्लीट करवा दिया है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया था कि चाहे आप क्लोरोप्लास्ट की बात करो या फिर चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, दोनों ही बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू बैक्टीरिया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कैसे बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है या जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, तीनों पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स आर लाइक अ एक्वा प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तीनों में ही 70S राइबोसोम है, तीनों में ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, तीनों का डीएनए ही जीसी रिच होता है विदाउट हिस्टोन, एंड तीनों ही बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर सिमिलर, इसलिए माना जाता है कि जो हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल थी, जब पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी और फिर बनी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को ऐसा माना जाता है कि जब भूख लगने लगी तो उसने प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ करना शुरू कर दिया। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने फ़ायदे के लिए रहने लग गई, वहीं पे रिटेन हो गई, और उन्होंने और उनका नाम चेंज हो गया, उनको बोला जाने लगा क्लोरोप्लास्ट और उनको बोला जाने लगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिले और माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो आपको हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिले। ठीक है, तो ये थी आपके पास प्लास्टिड की कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाउ हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेल है साइटोस्केलेटन। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। देखिए, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है जो आपकी मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में आपको नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई दे डू नॉट शो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसी वजह से इनमें किसी भी तरह की साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि अगर मान लो ये मेरे पास सेल है और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये साइटोप्लाज्म अगर मूव करेगा, मान लो ये साइटोप्लाज्म यहाँ का यहाँ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। इसी का दूसरा नाम होता है साइक्लोसिस। तो इसको परफॉर्म कौन करवाता है? इसको परफॉर्म करवाने के लिए होते हैं फिलामेंट, इसको परफॉर्म करवाने के लिए होते हैं स्केलेटन, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और ये आगे जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन उनमें साइटोस्केलेटन होता ही नहीं, प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है, इसी वजह से उनमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है, नो साइक्लोसिस। क्लियर हो गया? ये बने हुए किस किस के होते हैं? दे आर फाइब्रस, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे आर थिन, दे आर फिलामेंटस, फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं ये, एंड ये आपको देते क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बेसिकली, एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं, मोबिलिटी में ये हेल्प करते हैं, मूव करवाते हैं। उसके अलावा इंट्रासेल्यूलर, अगर सेल के अंदर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? हमारे पास 3 तरह के ये तो थे सारे के सारे फंक्शन। अब हमारे पास 3 तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं, जिसमें एक आता है माइक्रोफिलामेंट, एक आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक आता है माइक्रोफिलामेंट, एक आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक आते हैं माइक्रोटिब्यूल। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोटिब्यूल्स हैं। देखो, माइक्रोफिलामेंट की पहले बात करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट का डायामीटर होता है 6 नैनोमीटर का। मान लीजिए ये एक माइक्रोफिलामेंट है, ये 6 नैनोमीटर का है और इसका डायामीटर है 6 नैनोमीटर। ठीक है, ये सॉलिड होता है, मतलब ये खाली नहीं होता, इसके बीच में कुछ फिल होता है, ये सॉलिड होता है। अनब्रांच होता है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अगर ये बड़ा दिख रहा है तुम्हें तो ये छोटा भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और ये से बड़ा भी हो सकता है, इसका मतलब ये रिलैक्स भी कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। अब ऐसे माइक्रोफिलामेंट आपको कहाँ मिलते हैं? आपको मिलते हैं जब आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना हो, यानी जब आपको मूवमेंट करनी हो, यानी कि लोकोमोशन वाला चैप्टर। उसके अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही तो है, यही तो है जो आपके पास, इसको हम थिन मायोफिलामेंट बोलते हैं। मायोफिलामेंट, मायो मतलब मसल के लिए,
थिन मायोफिलामेंट, इसको हम बोल देते हैं थिक मायोफिलामेंट। इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विद द यूज़ ऑफ एटीपी आपकी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। इसी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन आके इन्वेजिनेशन बनता है। इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। अगर इन्वेजिनेशन होगा तो एंडोसाइटोसिस होगी, अगर एक्सवेजिनेशन होगा तो होगा आपके पास एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इसके फंक्शन है। मेंटेनेंस ऑफ शेल शेप, शेल की शेप को अगर मेंटेन करके रखना है तो उसके नीचे जा करके अरेंज हो जाते हैं माइक्रोफिलामेंट और वो सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। सेल फरो का फॉर्मेशन करवाते हैं। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये अमीबा के अंदर है। तो ये जो बना दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू चीज़ें अंदर बाहर इनगल्फ की जा सकती हैं, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर हम बात करें, पहले हम एक काम करते हैं, हम ना माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। देखो हमने कहा था कि माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होते हैं, लेकिन जब बात आई माइक्रोट्यूब्यूल की, थर्ड वाला देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं तो ये होते हैं होलो, ये होलो होते हैं। इनका डायमीटर उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, उनका 6 नैनोमीटर था, इनका 25 नैनोमीटर होता है। ये किसके बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। देखो ऐसा होता है, कहाँ पे बना के दिखाया जाए बच्चों आपको, यहाँ पे दिखाते हैं ना, गिव मी 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। एंड ये नोट्स जो हैं ये काफ़ी तरीके से बनाए गए हैं, तो आप इनको भी रेफ़र कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप इनको पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसका बना हुआ है, वो 2 ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, अल्फ़ा एंड बीटा। देखो इस तरीके से ये एक पूरा क्या है, डाइमर है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इसी तरह जब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा ऐसे बैक टू बैक अरेंज होते चले जाते हैं तो बनता है प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, अब ये तो बना एक प्रोटोफिलामेंट। अगर ऐसे ऐसे मैं बना दूं आपके सामने, मतलब इस तरीके से एक बन गया, फिर ये दूसरा बन गया, और ये जो तुम देख रहे हो ये तो सामने से देखो, लाइक मतलब अगर आपने कोई पाइप देखी होगी ना, तो पाइप होती है कुछ इस तरीके से, मान लो एक ये ऐसे है ना, ऐसे जब ये अरेंज होते हैं तो ये मान लो मैंने 13 प्रोटोफिलामेंट की अल्फ़ा यूनिट तुम्हें सामने से दिखा दी है, अल्फ़ा यूनिट। अब इसके पीछे 3D में एज्यूम कर लो कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे है बीटा, इसके पीछे भी बीटा है, फिर इसके पीछे भी बीटा है। तो इस तरीके से ये ऐसे बनी हुई है स्ट्रक्चर, ऐसे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तुम्हें सामने से दिख रही है जो बीच से होलो है, लेकिन साइड में ये अल्फ़ा लगे हुए हैं सारे, और इनके पीछे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा इस तरीके से अरेंज है। तो 13 ये मैंने क्या बनाई है, ये बनाए हैं मैंने 13 प्रोटोफिलामेंट। इन 13 प्रोटोफिलामेंट को जब आप ऐसे अरेंज कर देते हो एक पाइप की फॉर्म में, तो जाकर के बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल, तब जाकर के बनता है 1 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ अल्फ़ा बीटा प्रोटीन के। एंड इसमें क्या बताया गया है कि देखो ये वाला जो मैंने बनाया है, ये पूरा क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है एक पूरा प्रोटोफिलामेंट जिसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा इस तरीके से बनाया गया है। एंड इनके एसोसिएशन के लिए, अगर मान लो आपको अल्फ़ा बीटा को जोड़ना है, तो इनके जोड़ने के लिए, इस डाइमर को बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, जीटीपी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने 13 प्रोटोफिलामेंट को एक साथ जोड़ा है। अल्फ़ा यूनिट सामने से दिखाई दे रही है, इनके पीछे आपको बीटा यूनिट दिखाई देगी, और ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, होलो बनेगी। इस पूरे को ये देखो यहाँ पे बना रखी है मैंने, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल।
क्लियर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका आगे चल करके सेंट्रियोल बनाएगा, सीलिया फ्लैचेला बनवाएगा। मैंने कहा कि 25 नैनोमीटर का होता है, तो जो होलो स्पेस होता है वो 15 नैनोमीटर का होता है और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 5 नैनोमीटर का गैप 5 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर बनती है। इसी वजह से हम इसको टोटल को 25 नैनोमीटर बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये होलो होती हैं, 25 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये आगे सेंट्रियोल के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाएंगे। सेंट्रियोल जो होगा उसकी बेसल बॉडी बनवाएंगे। स्पिंडल फाइबर आपका डिवीज़न में हेल्प करता है। सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करवाएंगे। सेल प्लेट बनवाएंगे प्लांट के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल प्लेट, जो आपके बाद में सेल वॉल बनवाती है। अब आ जाइए इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम से ही समझ आ रहा है वो माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच के फिलामेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बेसिकली सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं इसलिए हम बोलेंगे कि ये माइक्रोफिलामेंट की तरह हैं। लेकिन माइक्रोफिलामेंट के पास कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है और माइक्रोट्यूब्यूल के पास कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी वजह से दे आर ऑल्सो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसका मतलब ये किसकी तरह सिमिलर है? माइक्रोट्यूब्यूल की तरह सिमिलर है। इनका डायमीटर कितना है? 10 to 15 नैनोमीटर। इसका डायमीटर 25 था, उसका 6 था, इसका 10 to 15 है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो गए इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सॉलिड थे, ये माइक्रोफिलामेंट सॉलिड थे, इसलिए ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट भी क्या हो गए? सॉलिड हो गए। तो ये डिग्रेडेड लास्टली बहुत देर से डिग्रेड करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन फाइबर या फिर जो न्यूक्लियस का पोर बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इतनी देर से मैंने कहा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही क्या बनता है? सेंट्रियोल बनता है। तो सेंट्रियोल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रियोल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगी, प्लांट के अंदर नहीं मिलेगी। ये आपको प्लांट सेल में नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल के थ्रू नहीं होता। वहाँ पे स्पिंडल जो होते हैं वो कौन बनाता है? स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड बाय MTOC। वहाँ पर एक स्पेशल काइंड की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC, जो क्या करता है? जो स्पिंडल बनवाता है, धागे बनवाता है, और वो धागे सारे कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल के बारे में खास बात ये है कि किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। सेंट्रियोल कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर में होता है। एंड ये पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लाई करते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे लाई करते हैं। एनिमल सेल में जो होते हैं स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल है तो ये हर जगह में क्या बनवाएगा? स्पिंडल फाइबर बनवाएगा, जिसकी वजह से ऐसी अपीयरेंस आएगी जैसे कि एक स्टार की अपीयरेंस आती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करवाना। क्लियर? अब देखो, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, इसीलिए, और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, मतलब 2 की डाइमर की फॉर्म में रहते हैं ये। तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। एक को बोल रहे हैं सेंट्रियोल, दूसरा भी सेंट्रियोल है, दोनों को मिला के बोलोगे तो डिप्लोजोम। डिप्लोजोम में क्या है? बेसिकली पेयर ऑफ सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है। इसके सराउंड में जो आपको साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल मिल रहा है उसको बोलते हो काइनोप्लाज्म, या फिर हम उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। ठीक है, वो क्या होता है? बेसिकली दैट इज़ योर डेंस मैट्रिक्स अराउंड डिप्लोजोम होता है। उसके अलावा जो डिप्लोजोम है और उसके साइड का जो जितना भी मैट्रिक्स है, जितना भी डेंस मैट्रिक्स है, उसको मिलाकर के हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल यानी दोनों के पेयर को डिप्लोजोम और काइनोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है सेंट्रोसोम। दिस इज नोन एज सेंट्रोसोम। ओके, अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मान लो मैंने सेंट्रियोल को सेक्शन में डिवाइड कर दिया, बीच से मैंने इसको कट कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, और फिर मैंने इसको टॉप से देखना शुरू किया। तो ये बना हुआ कैसे है? ये बना हुआ है 3 काइंड के
ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जिसमें ए बी सी के 3 है, मतलब ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरीके से। एंड ये कितने हैं नंबर में, ये 9 है। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3, इस तरीके से 3 का जो ट्रिपलेट है वो अरेंज है। और वो ट्रिपलेट अरेंज है तो कैसे अरेंज है, 3 की फॉर्म में अरेंज है और 9 अरेंज है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये तीनों भी ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वन डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। जैसे कि ए से सी यहाँ जुड़ा हुआ है, ए सी लिंकर हम इसको बोलते हैं, ए सी सी यहाँ जुड़ा हुआ है, ए से सी यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे एक ही साइड से जुड़े हुए हैं। ये देखो ए सी है ना, तो हम इसको बोलते हैं, पहले इसको बोला जाता है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ नोन एज ए सी लिंकर। ये रहा ए सी लिंकर, हम इसको बोलते हैं, ए सी लिंकर इसको बोला जाता है, ठीक। अब इसके सेंटर में अगर देखोगे तो इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, इसका सेंटर 0 है। तो हम ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, क्योंकि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए सेंट्रियोल की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ 9+0 अरेंजमेंट। और ये जो सेंट्रल हब है, ये जो सेंट्रल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, सेंटर की जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसको हब कहा जाता है, ये सेंटर में होता है। अब आपको दिख रहा है कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है वो ए वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ रेडियल स्पोक। किससे जुड़ी हुई है, एक रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, मैंने कहा कि एबीसी आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं, देखिए ये ऐसे जुड़े हुए हैं। सपोज ये ए वाला है, ए में कितने हैं 13 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। फिर ये बी वाला है, बी वाले में कितने हैं, ग्रीन वाला बी वाला है, ये है 11। सी वाले में कितने हैं 11, होते 11 है, लेकिन शेयर कर रहे हैं, ये इस वाले के भी शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी टोटल 13 हो गए और ये भी टोटल 13 हो गए। इसका मतलब तीनों में 13 है, बट दो पीछे के जो 2 हैं वो शेयरिंग में कर रहे हैं 2 को। ये 13 है, ये 11 का रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल आए कैसे। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे बने कैसे। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर, साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम बोलते हैं मैजुले, या फिर हम इसको बोलते हैं एमटीजी का मतलब होता है माइक्रोट्यूबुलर जनरेटर। एमटीजी वो वाली बुक नहीं जो एमटीजी की है, दैट इज़ योर एमटीजी माइक्रोट्यूबुलर जनरेटर, मैजुले और माइक्रोट्यूबुलर जनरेटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड एक चीज़ समझो, अगर ये इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कार्ट व्हील की अपीयरेंस होती है, चक्के की अपीयरेंस होती है, जो किसी व्हील का होता है, किसी व्हीकल का होता है कार्ट व्हील अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं। इसकी अरेंजमेंट क्या है, 9+0 की इसकी अरेंजमेंट रहती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रियोल और ये बनता कैसे है। ये आपका पूरा बनता है माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट से, इसीलिए साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। फ्लैजिला एंड सीलिया की स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको पूरा फ्लैजिला सीलिया पढ़ाऊंगी, इसके अलावा मैं आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप हम अपना नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, और जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं वो सारे आप ले लीजिएगा डिटेल में। आई थिंक ये हमारा 5th लेक्चर था, तो हम इसको 6th लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। पूरा प्लेलिस्ट में अरेंज है। आपको अगर कोई और चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं या और चैप्टर के टॉपिक लेक्चर चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड टेलीग्राम पर मैं इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूँगी। लिंक जो होगा टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है अब। एंड ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो प्लीज़ आप बस एक क्या कहते हैं उसको, एक फोकस के साथ मेरे साथ लगे रहिए, डिटर्मिनेशन के साथ मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।